अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो है एपीएस का जो फाइनल टर्म का मैथ का पेपर है क्लास 7 का, उसको इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है इसका वो है ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं सर्कल द राइट आंसर, मतलब मल्टीपल चॉइस उसने दे दिए क्वेश्चन, उनमें हमने इसका आंसर निकालना है। अब जो पहला इसका आंसर है वो है जी क्वाड्रेटिक, यानी कह रहा है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x² + 3x प्लस x - 3 जो है वो क्या लीनियर है। लीनियर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके एक्सपोनेंट 2 है, लीनियर के लिए इसकी पावर 1 यानी कि होना ज़रूर थी। दूसरा क्यूबिक नहीं हो सकता और अनडिफाइंड भी नहीं है डेफिनेटली, तो ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इक्वल का साइन पुट कर दें तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक ही ज़्यादा सूटेबल इसका आंसर है। वैसे तो यहाँ पे इक्वल उससे देना चाहिए था और दूसरी तरफ 0 देना चाहिए था। नेक्स्ट जो हमारे पास है कह रहा है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ऑफ 2x + 3 एंड 2x - 3 कि इस ये जो है 2x + 3y 2x - 3y इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये वाला है। अब ये क्यों है, थोड़ा सा आपको इसका लॉजिक भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है ना वो इस शक्ल में जो क्वेश्चन है a + b इंटू a - b, यानी a + b इंटू a - b की शक्ल में क्वेश्चन है जो कि a² - b², यानी इसी का अगर मैं जो कि इक्वल होता है a² - b² के, तो इसका अगर हम स्केयर ओपन करें तो हमारे पास 4x² और 3 3 9y²। इसलिए इन थोड़ा सा आपने सॉल्व करना है, ज़रूरी नहीं है कि यही है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आता है तो आपने क्या करना है कि a + b इंटू a - b इक्वल होता है a² - b²। यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज़ हुई है। अब अगेन यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज़ अ परफेक्ट स्केयर। तो ये देखो, ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी है, क्योंकि जब भी हमारे पास ये फार्मूला होता है कोई ना कोई परफेक्ट स्केयर की शक्ल में आता है इसका आंसर। तो ये हमारे पास इसका a - b का होल स्केयर है। फैक्टराइज k² - 4k -12। इसके ये उसने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल में क्वेश्चन दे दिया है और उसने कहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ये है। अब ऐसी तो तुक्का नहीं आपने मारना, रट्टा नहीं मारना, इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए ये देखें, यहाँ पर मैंने तो सॉल्व किया, आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल क्या किया कि मिड टर्म ब्रेक किया। क्या हुआ कि -6 + 2। अच्छा, ये जो मिड टर्म ब्रेक होता है ये कैसे निकलता है, इसको मैंने बड़ी डिटेल में जो एक्सरसाइज है आपकी 5BC उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए इधर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो देखें 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और x बनेगा। तो इसलिए हमने इसका मिड टर्म ब्रेक किया, -6 + 2 के कॉमन ले लिया, 2 के थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, और -6 फिर +2 कॉमन लिया तो k बच गया। 2 का टेबल 6 पे 12 टाइम जाता है, k - 6 2 टाइम है, एक बार लिख लिया, और ये वाला k और ये वाला 2 तो k + 2 बन गया। तो ये k - 6 और k + 2 इसका आंसर इसलिए आया। अगर नीचे वाला अगर बात करें तो वो कह रहा है कि इफ 2 फिगर्स हैव एग्जैक्ट सेम शेप एंड साइज, कि अगर उनकी शेप और क्या हो, साइज क्या हो, सेम हो, तो देन व्हाट दे आर कॉल्ड कंग्रुएंट। ठीक है, कंग्रुएंट जो फिगर होती हैं वो उससे कहा जाती है, उसकी डेफिनेशन है। इफ d इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, कह रहे अगर d डायमीटर है सर्कल का, व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कि अगर आपको d की शक्ल में वैल्यू दी हुई तो आप कौन सा सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगाएंगे, c = πd। अदरवाइज अगर r गिवन होता तो c = 2πr आप लगाते, तो ये इसका लगेगा πd, ये इसका आंसर है। πd क्यों होता है, क्योंकि ऐसे है ना, ये अगर ऐसे सेमी सर्कल है, ये जो जगह होती है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहते हैं d, और ये जो हाफ सर्कल होता है ये पाई होता है कि दैट इज 180। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस वाले पार्ट में तो कह रहे हैं कि इफ़ द गिवन ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट, कह रहे हैं कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ एक जैसी सिमिलर है, कंग्रेंट है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द साइड x की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो डेफिनेटली ए बी जो है वो किसकी इक्वल होगी, डी ई के ए सी जो है वो डी एफ की इक्वल होगी, ए बी सी ई एफ की इक्वल होगी। तो डेफिनेटली अगर ये साइड इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी इक्वल है, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 5 है तो यहाँ x है, तो x अगर ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है तो ये इस साइड की वैल्यू x है, इसकी 5 है, तो डेफिनेटली x = 5 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर ये वाला ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहे हैं गिवन पैरेललोग्राम बेस = 8 सेंटीमीटर, हाइट = 6 सेंटीमीटर है। तो उसने अच्छा इसमें से पूछा, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। अगर इस तरह की कोई कंप्लीट स्टेटमेंट आ जाती है तो डेफिनेटली आप सिंपल किसी भी टिक करें तो एज पर रूल वैसे तो वो नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट कि मैं ये पूछा ही नहीं गया कि फाइंड क्या करना है। तो इन गिवन फिगर सिंपल सी बात है, उसने पूछा है एरिया,
कि एरिया क्या होना चाहिए। तो एरिया हमने इसमें बताना है। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का? एरिया जो स्टूडेंट पैरेललोग्राम का होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो बेस आपके पास कह रहा है कि जी ये देखो बी है 8 है और जो हाइट है दैट इज 6 तो 8 6 सर कितना हो जाएगा 8 6 सर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा इसका नहीं आएगा, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर ये वाला करेक्ट है। ये वाला आंसर इसका करेक्ट नहीं है। क्यों कि 8 6 48 होता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है जी 48 होता है। अब क्या है कि 24 तो फिर वो ट्रायंगल अगर की बात करता है तो मे बी हो सकता था, लेकिन पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसलिए इसका ये वाला आंसर नहीं है ठीक। इसका ये वाला आंसर ठीक है 48, क्योंकि आपके सामने मैंने बेस को हाइट से मल्टीप्लाई किया तो 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसलिए आपने इसका इस तरीके से सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एरिया ऑफ सर्कल? तो एरिया ऑफ सर्कल का स्टूडेंट फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। If the radius of a circle is 7, what is the circumference of the circle? कि अगर एरिया रेडियस जो है कह रहा है आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफेरेंस क्या होगा? सर्कमफेरेंस का स्टूडेंट फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 2 पाई आर। देखें 2 पाई को इसी तरह रहने दें और आर की जगह क्या पुट कर दें जी 7। देखिए उसने 7 दे दिया 7, तो ये जो 7 है जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 ज़र 14 और ये वाला पाए, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला ठीक है। अब कुछ ट्रू फॉल्स की शक्ल में हमने क्वेश्चन 2 जो है उसको सॉल्व करना है। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये फॉल है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला स्टूडेंट होता है 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल, यानी S1 और S2 सम ऑफ पैरेलल, यानी पहली साइड जमा दूसरी साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, और 1/2 ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला। तो इसलिए ये गलत है। ये भी फॉल है। कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर कंटेन्स 100 मीटर। नो, 1 मीटर कंटेन 100 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ये असल में होना है, लेकिन उसने उलट कर दिया। उसने क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, ऐसा नहीं होता। एक जो मीटर है ना उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए ये गलत है। यानी अगर कोई स्टेटमेंट सही नहीं है तो उसकी वजह भी तो पता होनी चाहिए ना। अब इसमें हमारे पास वो क्या कह रहा है, कह रहा है ये बताएं ये करेक्ट है या नहीं है करेक्ट। तो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? ये वाला जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस 8 3 ज़र 24, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो 40, ये एक्स है, इधर एक्स है, इधर एक्स नहीं है तो एक्स आ जाएगा। देख सकते हैं वही आंसर यहाँ पर है, तो इसलिए ये ट्रू है। टू फिगर्स आर कंग्रेंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप बट साइज इज नॉट नेसेसरीली द सेम। ये फाल है। अगर वो दो फिगर कंग्रेंट होंगी तो उसके लिए उनका साइज शेप और साइज का सेम होना ज़रूरी है। वो कह रहा है कि शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो क्या वो कंग्रेंट है? नो, ऐसा नहीं है, गलत। नेक्स्ट कहता है गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये बिल्कुल ये गिवन ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू जिस तरीके से उसने इंक्रीज़ की हुई है ना उस हिसाब से यानी कि वैल्यू बढ़ी हुई है। ये 7 है तो इधर कितनी हो गई 14 हो गई, मतलब डबल हो गई है। ये देखो 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। 10 है तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 20 हो गया। असल में ये इनको जब सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों सेम आएंगी। सिर्फ जितनी ये इसको एक एनलार्जमेंट वाला कंसेप्ट है, क्लास 8 में आप पढ़ेंगे कि सेम रेशियो से इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब जो साइडें थी उनको डबल कर दिया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो असल में ये है कंग्रेंट। सिर्फ क्या किया गया, हाँ अगर यहाँ पर कोई 5 होता, यानी ये अगर 6 किया, यहाँ पर 18 होता तो फिर नॉट सिमिलर होते हैं। इसलिए इन सेम रेशियो से इंक्रीज हुआ है, इसलिए दे आर सिमिलर। क्वेश्चन 3 में कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेंड करने वाला काम था, इसलिए मैंने एक्सपेंड किया। अब देखें 5 को ए से इसको पहले ए को 5b से मल्टीप्लाई करो तो 5ab। अब ए को c से मल्टीप्लाई करो तो ac। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़र क्या हो गया 6 हो गया। ये वाला ए और ये वाला ac, ये वाला स्टूडेंट माइनस और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, प्लस 2 ये वाला ए और ये वाला b। अब ये देखें 5ab, ये वाला जो 5ab है और इसके साथ ये वाला ab 2ab ऐड होंगे तो देखो 7ab हो जाएगा। इसी तरह ये ac है और ये भी ac है। 6 में से क्या होगा 1 ac चला जाएगा तो 5 बच जाएगा। तो इस तरीके से 5 और 2 7 और 5 ac, यही आपका आंसर है। एक मजीद आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप a इधर भी है, a इधर भी, इसलिए आप a कॉमन ले लें तो 7b - 5c इधर यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज आई थिंक 5b का क्वेश्चन है।
5 या 11 कुछ ऐसा क्वेश्चन है। इसमें देखो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 14 है, एक्स वाई 5 है, तो इसको यानी सिंप्लीफाई करें। हमने सिंपल क्या करना है, मैं थोड़ा सा बता। अब देखिए 1/2 इसके साथ भी है, 1/2 इसके साथ, ये देखो मैंने ऐसे किया था, 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया। जब इसमें एक्स के साथ से ये वाला 1/2 बाहर आ गया तो क्या बच गया, एक्स बच गया, ये वाला प्लस का साइन, ये वाला 1/2 क्योंकि बाहर आ गया इसलिए सिर्फ क्या बच गया, वाई। अब क्योंकि अगर हम बात करें स्केयर की तो ये 1/2 के ऊपर भी स्केयर है और एक्स वाई के ऊपर भी स्केयर है, तो डेफिनेटली इनकी वैल्यू के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, स्केयर डालना पड़ेगा। तो यही काम देखे मैंने यहाँ पर किया। जो 1/2 है उसका जब स्केयर मैंने लिया तो क्या हो गया, 1/4 हो गया, और इसका स्केयर का फार्मूला खोल दिया। एक्स प्लस वाई का होल स्केयर जो है एक इटसेल्फ एक आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है जो ओपन होता है, तो एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर, यानी जैसे हम पढ़ते होते हैं ए प्लस बी का होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। इसको अब यूँ भी लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी ये 2xy है वो बाद में भी लिखा जा सकता है, पहले भी, लेकिन इसको बाद में इसलिए हमने लिख दिया इसको, और इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की आप देख सकते हैं वैल्यू दे दिए, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 14 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है इसकी जगह इसकी वैल्यू 14 जो यहाँ गिवन थी वो पुट कर दी। आगे ये 2 इसी तरह आगे एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू उसने 5 दे दी है, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10, ये देखो 5 2 = 10 हो गया। इस 10 को 14 में ऐड किया तो कितना हो गया, 24। ये जो 1/4 बाहर वाला था तो 4 1 = 4, 4 6 = 24, तो इसका 6 आंसर आ गया, यानी 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम जाता है तो 6 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन इसी के पार्ट सी की तरफ। फैक्टराइज की बात करता है। ये दो मेथड से मैंने क्वेश्चन किया है, एक मिड टर्म ब्रेक है और एक आइडेंटिटी डायरेक्ट लगाई है। दोनों को मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फर्स्ट मेथड है और ये वाला क्या है, सेकंड मेथड है। इससे मैंने किया। अब सिंपल इसको मिड टर्म ब्रेक क्या किया, 10 है तो 10 को -5 लिख दिया, क्योंकि -5 -10 होंगे और माइनस माइनस प्लस 5 5 = 25 और m स्क्वायर। ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि मिड टर्म का क्या प्रोसीजर होता है, वो आप लेक्चर ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। जो है 5b और 5c में जो फार्मूले हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया, और उसके साथ मैंने एक और चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि 5b और c में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो वीडियो लाजमी देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा मतलब कंसेप्चुअल है और वो सारा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा कवर करेगा। अच्छा, तो इसलिए हमने देखो क्या किया, इसमें से m कॉमन ले लिए तो m बच गया, ये 5 आ गया, ये m बाहर चला गया, ये देखो -5 कॉमन लिया, ये m। अब क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम जाता है, m-5 2 टाइम है, एक बार लिख दिया। ये वाला m और ये वाला -5, m-5 बिल्कुल सेम फैक्टर है तो m-5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि यहाँ पर हमने फार्मूला क्या बनाना है। यहाँ पे हमने फार्मूला बनाया a² - 2ab प्लस b² जो कि इक्वल होता है a - b के होल स्क्वायर के। ये देखो यहाँ से हमने a² बना लिया, यहाँ से हमने b² बना लिया, तो ये देखें ये a² और b² दोनों बन गए। ये -2 फार्मूले का था, ये जो -2 लगा दिया। a हमारे पास क्या है, m है तो m लिख दिया, b है, b की जगह हमारे पास 5 है तो 5 लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, a² - 2ab प्लस b² जो कि इक्वल होता है a ये वाला माइनस और b का होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया। आप चाहें तो ये वाला मेथड कर लें, चाहें तो ये वाला मेथड कर लें। अगेन हमारे पास अगर बात आ गई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट डी की। अब देखें अगर पार्ट डी की बात करें तो वो कह रहा है कि कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग PQR एंड SPT आर कंकरेंट। अब वो कह रहा है कि ये जो दो ट्राइंगल है ना, मैं आपको दे रहा हूँ PQR और दूसरा SPT PQ और SPT कह रहा है कि आपस में कंकरेंट है। तो ये है कि कह रहा है कि ये जो दोनों आपस में कंकरेंट है, तो आप बताएं कि क्या होगा। ये कुछ फाइंडिंग हमने करनी है। PQ जो है वो SP की इक्वल है। अब क्यों इक्वल है, ये देखें, ये जो PQ है ये वाली लॉन्गर साइड है और इसकी ये वाली लॉन्गर साइड है। तो PQ जो है PQ जो है ये वाला वो SP या PS के इक्वल है, यानी ये वाली जो साइड है इस साइड की इक्वल है। अब क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंट निकला है तो इसके अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं मार्कर से निशान लगा देता हूँ। ये असल में उसने खुद यहाँ पर ना, ये देखें ऐसी दो लाइन इधर लगाई हैं, इधर लगाई हैं। तो इन सिंगल जो लाइन होती हैं इनसे हमें पता होता है कि ये वाली साइड अगर जो है वो इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। तो इसलिए हमें उन से भी पता चल रहा है जो इसकी सिंबल है उनसे भी। और दूसरी बात है कि कंकरेंट है तो इसकी ये वाली लॉन्गर साइड जो इस वाली लॉन्गर साइड की इक्वल है। अब जो एंगल बन रहा है क्यू पर, किस तरह, PQR, इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, PQR किसकी इक्वल है, SP और T, यानी ये जो एंगल यहाँ बन रहा है और जो यहाँ बन रहा है ये आपस में दोनों इक्वल है। अब देखो लॉजिक है इसमें, क्या लॉजिक है कि आप ये देख सकते हैं ये वाली साइड जो है
और ये वाली साइड आपस में जो इक्वल है ना, तो इन इक्वल साइड के साथ जो है असल में तो ये वाली साइड और इस साइड के भी इक्वल है, तो ये दोनों साइड यहाँ से यहाँ तक जो साइड है और यहाँ से यहाँ तक साइड है, ये दोनों इक्वल है। तो जब भी इक्वल साइड के दरमियान में यानी कि एंगल बनता है वो इनमें आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो इन दो इक्वल्स जो ये वाली इस साइड की और ये वाली, तो ये जो इनकी मतलब है कि इसकी जो ये वाली साइड और ये वाली साइड है और इसकी ये वाली साइड इसके दरमियान जो रेशो है वो सेम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि साइड क्या है, कंग्रेंट है। अब इसी तरह आगे कह रहा है कि क्यू आर जो है, क्यू आर ये वाली साइड है जो कि इक्वल है पी टी की। जैसे मैं आपको लाइन लगा के बताया कि यहाँ से यहाँ जो लाइन है इधर तक और ये जो लाइन है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात है कि क्यू पी आर, अब यानी एंगल जो कहाँ बनेगा, पी पर, क्यू पी आर कौन सा एंगल, इस एंगल की यहाँ से यहाँ तक के एंगल की बात कर रहे हैं। ये जो इक्वल है वो क्या है, पी एस टी, इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। अब ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो इसी तरह ये वाला एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर जो डेफिनेटली ये एक लाइन है और एक ये लाइन, अगर उसका यहाँ पर बनने वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा तो ये वाला डेफिनेटली फिर इसकी इक्वल होगा। इस तरह यानी कि ये वाला जो है इसकी इक्वल है तो ये वाला इसकी इक्वल होगा। ठीक है, क्यों कि ये दोनों साइड इक्वल है और इधर से ये दोनों साइड इक्वल है, तो दो साइडें आपस में इक्वल हैं, तो उनकी इधर बनने वाले एंगल आपस में और इधर बनने वाले एंगल की रेशो आपस में इक्वल होगी। अगर ये वाला इसकी इक्वल है तो ये वाला इसकी इक्वल होगा, ये तो क्योंकि कंकरेंट है ना फिगर, इसलिए इक्वल है। अब वो क्या कह रहे हैं, गिवन दैट ए बी सी is similar to PQR in the find the value of unknown in each of the following pair of triangles। कह रहे हैं कि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर पी क्यू आर इक्वल है तो आपने एक सिंपल लाइन लिख देनी है, जिसमें लिखना है आपने एज दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि ट्राइंगल्स सिमिलर है इसलिए सो देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कि उनकी जो साइड्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब उनका जो ये वाली साइड है वो इस साइड के अगर इक्वल है, ये वाली इसकी इक्वल होगी, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। सिंपल, ये वाली जो ट्राइंगल ऐसे पड़ी हुई थी इसको ऊपर से पकड़ के यूँ नीचे कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको उठा के जब नीचे रखा तो और नाम चेंज कर दिया, तो ये आपस में क्या है कि इक्वल है। कैसे हैं, उसने खुद सिमिलर है, उसने हमें खुद बता दिया। अननोन की बात कर रहे हैं, अगर ये इक्वल है तो इसमें देखो क्या होगा, ए बी जो है वो इक्वल होगी किसके, पी क्यू के। लाजमी बात है, ये इसको इधर से पकड़ के यूँ नीचे किया तो ये वाली साइड नीचे जब आएगी तो यही साइड बनेगी। इसी तरह ये वाली साइड की इक्वल होगी, यानी कौन सी, बी सी जो है वो क्यू आर की इक्वल होगी, वही लिख दिया। इसी तरह ये जो इसकी यहाँ बेस है वो यहाँ पे बेस आ गई है, तो ए सी जो है वो इक्वल है किसके, पी आर के, ये हमने लिख दिया। अब इसमें हमने क्या किया, पहली वाली दो साइड ए बी पी क्यू और बी सी क्यू आर को कंपेयर किया आपस में। यानी कौन कौन सी साइड है, ये ए बी है, यानी ए बी अवर पी क्यू को इक्वल किया बी सी अवर क्यू आर के, सिंपल वैल्यू पुट कर दी। ए बी की वैल्यू देख सकते हो 10 है, 10 पुट की। इधर क्या है, पी क्यू की 6 है, तो देखो पी क्यू की 6 है तो पी क्यू की जगह 6 पुट किया, आगे इक्वल का साइन आ गया। आगे क्या है, बी सी, अब देख सकते हो बी सी की 12 वैल्यू है, 12 पुट कर दी, और नीचे हमारे पास क्या है, क्यू आर की x है तो x लिख दिया, क्योंकि हमने फाइंड करना है ना x, तो इसलिए हमने क्या रख दिया, x। अब क्या हुआ कि इनका रेसिप्रोकल लिया। यहाँ पर रेसिप्रोकल से मुराद है कि ये देखो जो नीचे वाला नंबर है उसको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, यानी इस वाली वैल्यू को इस तरह रेसिप्रोकल इसका ले लिया, यूँ यानी कि इसको उलट कर दिया, फ्लिप होगी। इसी तरह ये वाला इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 12 नीचे आ जाएगा और x ऊपर चल जाएगा। दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन लगाना है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ इसको चेंज कर सकें। अब देखें, ये इनको इसलिए किया कि हमारे लिए आसान है वैल्यू निकालना, ये वाला फ्रैक्शन में नहीं आएगा, x डायरेक्ट आ जाएगा। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 12, ये 12 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ आके मल्टीप्लाई। अब देखो 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 6 72 और नीचे 10 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 7.2 आ गया, यानी x की वैल्यू हमारे पास 7.2 आ गई। अब हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो y में हमने क्या किया, जो ए बी है ये वाली साइड, यानी कि ए बी अवर पी क्यू को इक्वल किया ए सी अवर पी आर। अब देखो ए सी और पी आर क्योंकि उसकी मैं वजह बताता हूँ। ए बी और पी क्यू ये दोनों गिवन है, ए सी जो है वो हमारे पास क्या है, वाई है, इसलिए इन दोनों में इसमें भी हमने एक वैल्यू, ये जो पी क्यू ए बी और पी क्यू ये दोनों जो रेशो हैं ये नाउन थी,
और इसके साथ ये वाली भी टोटल 4 है ना, 1 2 3 4, इन 4 में से 3 नाउन थी, एक अननाउन ली। इसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या किया, 3 नाउन ली, चौथी अननाउन ली। देखो ए बी 10 है, ये देखिए ए बी 10 है, 10 लिख दिया। पी क्यू 6 है, 6 लिख दिया। आगे क्या ए सी देख सकते हैं वाई है जो कि हमने फाइंड करना है, और नीचे क्या है पी आर है जो कि हमारे पास पी आर 18 है। अब 18 इधर देखो डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। 6 की टेबल 6 1 6 3 18, यानी 6 का टेबल 3 टाइम 3 10 30 सेंटीमीटर, तो y की वैल्यू हमारे पास 30 आ गया। अब हमारे पास इसका पार्ट जो f है, इसमें वो ये कह रहा है कि द figure below gives the real world application of similar figures. Calculate the h height of the flagpole using similarity concept. कि भाई ये हमारे पास एक पोल है जो कि फ्लैग है, और 2 फिगर हैं, और इसको सिमिलरिटी का मतलब दोनों फिगर डेफिनेटली क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब देखें यहाँ पर डायरेक्ट भी आप आंसर इसका बता सकते हैं। कैसे, ये देखो जो यहाँ से यहाँ 8 है, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि सिमिलर है तो डेफिनेटली सेम होगी। इनलार्जमेंट वाला कंसेप्ट यूज हुआ है, वो ये है कि इसको ये 8 है तो 24 कैसे बना, यानी 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। अब एज रूल, यानी जो इनलार्जमेंट का रूल लगाते हैं, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये साइड जितनी इंक्रीज़ की है वो भी इतनी ही इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 5 15, यानी एच की वैल्यू हमारे पास 15 आएगी। कैसे, क्योंकि 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, दोनों सेम से नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, तभी तो जो फिगर है वो सेम रहेगी, अदरवाइज वो सेम नहीं रहेगी। लेकिन अब करना कैसे, अब यहाँ पे आप देखते हैं। तो अब देखें 5 आवर 8 इज इक्वल टू एच आवर 24। अब देखें क्या हुआ, ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा था ना, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया 24, क्योंकि हमें एच चाहिए ना, तो 8 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 8 3 24, तो 5 3 15 फीट, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इसकी वैल्यू कितनी 15 है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया 15। ये दोनों, क्योंकि इनकी जो रेशो है वो इन दोनों की रेशो की इक्वल है, क्योंकि फिगर सिमिलर है। अब साइज़ में ये छोटी है, ये साइज़ में बड़ी है, क्योंकि सेम नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनलार्ज किया गया, यानी जितनी ये वाली साइड को जितना बढ़ा के ये वाली बनाया गया, उसी रेशो से इस वाली साइड को बढ़ा के ये वाला बनाया गया, तो इसलिए सिमिलर है। अब नीचे देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द ट्रेपीजियम। ये वाली उसने हमें एक ट्रेपीजियम दे दी है। इसमें हमने क्या करना है कि उसने जो वैल्यू ऊपर दी हुई थी मैंने साइड में मेंशन खुद कर दी है, यानी कि वो कह रहा है कि भाई अगर हम देखें ये ए है तो ए 4 है तो मैंने 4 लिख दिया, ये बी की कह रहा है कि 12.9 है तो 12.9 लिख दिया, सी जो है वो कह रहा है कि जी 7 है तो ये देखो मैंने 7 लिख दिया, डी जो है वो कह रहा है कि जी 8 है 8 लिख दिया, एच जो है ये देखो यहाँ से यहाँ 6 है तो 6 लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का स्टूडेंट फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। हाइट के लिए मैंने एच लिखा S1 और S2, यानी ये दोनों साइडें मेरे पास S1 और S2 हैं, इसलिए मैंने इनकी जगह S1 और S2 लिख दिया। 1/2 इसी तरह एच जो है एच मेरे पास कितना है जी 6 है, ये देख सकते हैं एच की वैल्यू 6 है, 6 पुट कर दिया। S1 मेरे पास 12.9 है वो लिख दिया, प्लस S2 जो है वो 4 है 4 लिख दिया। अब देखिए 2 का टेबल 6 पे देखो 3 टाइम जाता है, तो ये देखो 2 3 6, ये 3 सेंटीमीटर आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 16.9 आ गया। तो 16.9 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 50.7 आ गया, यानी कि हमने क्या किया सिंपल 16.9 को हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 9 27, 7 लगा 2 कैरी चले गए, 3 6 18 और 20 का 0 लगा 2 कैरी चले गए, 3 1 3 और 2 0 5, 3 1 3 और 2 5। अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दूसरी वो बात करता है कि एरिया के साथ पैरामीटर भी फाइंड कर। तो पैरामीटर स्टूडेंट क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होती है, यानी ये वाली साइड प्लस यहाँ से ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब देख सकते हैं कि हमने क्या किया, जो पैरामीटर है पैरामीटर के लिए पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ये क्या लिखो सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पैरामीटर की जगह p लिख दिया। अब देखो पहली वाली साइड 12.9 लिख दिया, प्लस ये वाली साइड 8 है 8 लिख दिया, प्लस ये वाली साइड 4 है 4, प्लस ये वाली साइड यहाँ से यहाँ क्या है 7 है। तो ये जो आउटर बाउंड्री है असल में ये हमारा पैरामीटर है। तो ये 4 साइड है, पहली यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ से यहाँ तक, तीसरी यहाँ से यहाँ तक, चौथी यहाँ से यहाँ तक। अब इनको ऐड कैसे करना है, थोड़ा सा 39.1 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आएगा, लेकिन ऐड कैसे करना है। 12.9 को मैं फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। वो क्या करना है 8 4 कितना हो जाएगा जी 12 में 7 ऐड करो तो 19। अब देखें ना ये दोनों ये भी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब इनको ऐड ऐसी वैल्यू को ऐड कैसे करना है, ऐसे स्टूडेंट इनमें मिस्टेक करते हैं कि ये वाले जो 19 है वो इस वाले में ऐड कर देते हैं। ऐसे हम यूँ 12.9 और 1 यानी 19 ऐसे हम नहीं ऐड कर सकते। हम इसे ऐड ऐसे कर सकते हैं कि 12.9 जो है ना
इसको 19 हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि इसका अगर पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि पॉइंट इसका कहाँ पर, एंड पे। अगर एंड पे है तो डेफिनेटली ये है पॉइंट, तो आप चाहें तो 0 इस तरह भी लगा सकते हैं या 19 लिख देते तब भी, क्योंकि ये पॉइंट से बाद वाली वैल्यू जो है वो इसमें ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि इसका पॉइंट एंड पे है। तो डेफिनेटली ये पॉइंट के जो पहले वैल्यू है वो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में ऐड होगी, इसलिए 9 आ गया, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 31.9 जो है इस तरीके से सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में होगा, पेरीमीटर सेंटीमीटर में होगा, और जब एरिया होगा वो वैल्यू क्या होगी, हमेशा स्क्वायर में, यानी उसका जो यूनिट आएगा वो स्क्वायर होगा, जबकि इसके साथ यूनिट स्क्वायर में नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं होता। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट सिंपल उसने क्या कहा, कह रहा है कि एक टेबल दे दिया, द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल रिस्पेक्टिवली। आई थिंक ये क्वेश्चन कोई 6 का शायद नहीं 8 का शायद 8 ए का दूसरा में भी क्वेश्चन है, एग्जैक्ट तो मुझे भी जेहन में नहीं आ रहा, बुक भी मेरे पास करीब नहीं पड़ी, लेकिन इसी में से। अब कह रहा है कि ये स्पोर्ट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी जो 40 स्टूडेंट हैं वो वॉलीबॉल खेलते हैं, और जो बास्केटबॉल वाले हैं वो 60 हैं। कंप्लीट दैट पिक्टोग्राम, ये उसने दे दिया, स्टूडेंट्स हु प्ले बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। अब देखो नीचे कह रहा है कि ईच सर्कल रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट। अब एक सर्कल जो है वो 10 स्टूडेंट को अगर रिप्रेजेंट करता है तो टोटल कितने 40 हैं, तो 10 और 10 10 और 10, यानी 4 दफ़ा 10 लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। ये भी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हमने क्या कर देने, बना देने इसके आगे। टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, यानी ऐसे बीच बीच में बेशक आप 10 10 और ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 10 10 और 10, तो टोटल ये 6 हैं तो 60 हो जाएगा, और ये 4 हैं तो 40 हो जाएगा। तो ये 60, ये देखो यहाँ पे 60 और ये 40 है तो 40। वो नीचे बता रहा है कि एक जो बॉल है वो सर्कल है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 सर्कल 40 को रिप्रेजेंट करेंगे, 6 सर्कल 60 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट इसका पहला था, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था वो हमने कर लिया। आगे इसका जो है जी हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो 60 मार्क्स का जो है वो है, तो उसको जो है हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए फ़िलहाल हम इसको यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आया होगा, कोई फीडबैक ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।